नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी क्लास निधि क्लासेस में स्वागत है। आज हम शिक्षण कौशल के शिक्षण विधियों के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण विधि से तात्पर्य शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य को नियोजित करने के लिए अपनाए हुए किसी निश्चित व व्यापक स्वरूप से होता है। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले शिक्षण कार्य को वांछित शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक तत्व होते हैं। प्रमुख शिक्षण विधियां हैं आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विचार विमर्श विधि, प्रयोजना विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, निरीक्षित अध्ययन विधि, टोली शिक्षण विधि, अभिक्रमित अध्ययन विधि, दत्त कार्य विधि, पुस्तक आधारित विधि, सामग्री आधारित विधि, बहुमाध्यम आधारित विधि, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, अनुकरण विधि, ये प्रमुख शिक्षण विधियां हैं और एक शिक्षक इन विधियों को अपनाता है अपने शिक्षण कार्य के लिए, जिससे कि उसका जो शिक्षण कार्य है वह व्यापक और सुचारू रूप से हो सके। आगमन विधि के विषय में हम समझते हैं क्या होती है आगमन विधि। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट उदाहरणों का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के द्वारा सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। आगमन विधि में शिक्षक विशिष्ट से सामान्य के शिक्षण सूत्र को उपयोग करता है। इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रियाशील रहकर अपने निरीक्षण, तर्क तथा विवेचन के आधार पर पहले विशिष्ट उदाहरणों को संकलित करते हैं, फिर उनमें समानता देखकर किसी सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। शिक्षक का कार्य तो उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना अर्थात विशिष्ट संकलन में तथा समानता की खोज में सहायता करना मात्र रह जाता है। कहने का मतलब है कि शिक्षक एक सहायता कर्ता के रूप में रहता है। आगमन विधि से शिक्षण करते समय शिक्षार्थियों की पाठ में पर्याप्त रुचि बनी रहती है और वे स्वयं ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से तल्लीन रहते हैं। इस विधि से शिक्षण करने पर शिक्षक कार्य तीव्र गति से अग्रसर होते हैं एवं इस विधि में मंद बुद्धि बालक का कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाता है। विद्यार्थियों के द्वारा उदाहरणों से सामान्य नियम तक पहुंचने में कुछ अधिक समय लेने के कारण शीघ्रता से पढ़ाने वाले शिक्षकों को इस विधि से का समुचित उपयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। आगमन विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूगोल, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा जैसे विषयों के शिक्षण में बहुतायत से किया जाता है। निगमन विधि। निगमन विधि के विषय में हम समझते हैं कि क्या होती है निगमन विधि। निगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरणों की ओर अग्रसरित हुआ जाता है। शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, इसके पश्चात उदाहरणों द्वारा नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है तथा विशिष्ट परिस्थितियों में उसके उपयोग को बताता है। निगमन विधि में सर्वप्रथम नियम या सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात उस नियम या सिद्धांत को विभिन्न उदाहरणों में प्रयुक्त करके समस्या का समाधान किया जाता है। निगमन विधि के अनुसार शिक्षण करने पर विद्यार्थी नियमों का अन्वेषण नहीं करता है, अतः वह शिक्षण अधिगम में अधिक क्रियाशील नहीं रहता है। उसकी रुचि शिक्षण अधिगम में विकसित नहीं हो पाती है तथा वह अर्जित ज्ञान को अधिक दिनों तक स्मरण नहीं रख पाता है। निगमन विधि औसत तथा औसत से निम्न विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। निगमन विधि का उपयोग प्रायः गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय, विज्ञान, भूगोल तथा व्याकरण के शिक्षण में किया जाता है। आगमन निगमन विधि को हमने समझ लिया है। अब हम प्रदर्शन विधि को समझते हैं। किसी कार्य को करने का कौशल सिखाने में भी प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जाता है। किसी वस्तु या यंत्र की कार्यप्रणाली या किसी सिद्धांत की यथार्थता की यदि पुष्टि करनी होती है तब प्रायः इस विधि का उपयोग किया जाता है।
प्रत्यक्ष ज्ञान का अवलोकन करना, रुचि व उत्सुकता में वृद्धि करना, निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना इस विधि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। विद्यार्थी का मात्र दर्शक के रूप में उपस्थित रहना, शिक्षक का अधिक क्रियाशील होना एवं सभी विद्यार्थियों को निरीक्षण के समान अवसर न मिल पाना इस विधि की कुछ प्रमुख सीमाएं हैं। प्रयोगशाला विधि। अब हम समझते हैं कि प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थियों को प्रयोगशाला में उपस्थित होकर शिक्षक के दिशा निर्देशन में स्वयं प्रयोग करके सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। प्रयोगशाला विधि विज्ञान व गृह विज्ञान जैसे विषयों की अत्यंत प्रभावशाली विधि है। प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, निरीक्षण करता है तथा निष्कर्ष प्रदान करता है। विद्यार्थियों में यंत्रों व उपकरणों के प्रयोग संबंधी कौशलों का विकास करना, विद्यार्थियों की क्रियाशीलता को बनाए रखना, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, अनुभवजन्य स्थायी ज्ञान प्रदान करना एवं अधिगम के अंतरण को बढ़ावा देना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोगशाला विधि का अत्यधिक खर्चीला होना, कुछ ही प्रयोगों में सीमित उपयोग कर पाना तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करते समय जोखिम की संभावना होना, अधिक विद्यार्थी होने पर इसका अव्यावहारिक होना इस विधि की प्रमुख सीमाएं हैं। वस्तुतः विज्ञान, गणित, गृह विज्ञान तथा भूगोल जैसे विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग करना बाध्यकारी होता है। यह विधि अधिक उपयोगी इन विषयों में ही होती है। इन विषयों में इनका जरूरी उपयोग करना होता है। विचार विमर्श विधि। अब हम विचार विमर्श विधि को जानते हैं कि क्या होती है। विचार विमर्श विधि को शिक्षण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। इसके अंतर्गत विचारों को गोष्ठी विधि, कार्य गोष्ठी विधि, पैनल चर्चा विधि तथा परिचर्चा विधि जैसी विधियों या उपविधियों को रखा जाता है। यह विधि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की तुलना में अधिगम को अधिक महत्व देती है, जिससे अधिगम अधिक प्रभावोत्पादक हो जाता है। समूह में उत्साह व स्फूर्ति आती है। छात्रगण अधिगम हेतु स्वतः उत्प्रेरित होते हैं एवं अनुशासनहीनता की समस्या का स्वाभाविक रूप से उन्मूलन हो जाता है। इस विधि में वर्ग के सदस्य सामूहिक रूप से किसी रचनात्मक कार्य में भाग लेते हैं। विचार विमर्श विधि नेतृत्व का प्रशिक्षण देने के लिए, परस्पर सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, आत्म अभिव्यक्ति का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए तथा विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। विचार विमर्श को प्रारंभ करने, प्रोत्साहित करने तथा सही दिशा देने के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इस विधि में भौतिक संसाधनों, विशेषकर विचार विमर्श हेतु उपयुक्त कक्षों व पुस्तकालय में अच्छी पुस्तकों की विशेष जरूरत होती है, किंतु प्रायः विद्यालयों में इन संसाधनों का अभाव देखा जाता है। परियोजना विधि। इस विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। परियोजना समस्या परक एक उद्देश्य परक क्रिया है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न होती है। इसे प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजन किसी कार्यकलाप को योजनाबद्ध ढंग से इस प्रकार संपादित करना है कि विद्यार्थीगण उस क्रियाकलाप को व उससे संबंधित बातों को सीख सकें। परियोजना विधि की 5 सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोजनशीलता, क्रियाशीलता, यथार्थता, उपयोगिता तथा स्वायत्तता। परियोजना विधि की कार्यप्रणाली में 4 मुख्य सोपान हैं। परिस्थिति का निर्माण करना, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना तथा मूल्यांकन करना। परियोजना हेतु उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करना परियोजना विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। ज्ञान की समग्रता को स्पष्ट करने, छात्रों में व्यक्तिगत गुणों का विकास करने, अनुशासनहीनता को समाप्त करने, अधिगम शिक्षण को प्रोत्साहित करने, जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयारी करने तथा दृष्टि से परियोजना विधि अधिक उपयोगी रहती है।
परियोजना विधि के प्रयोग करने से छात्रों में इन गुणों का विकास होता है। परियोजना विधि में विषय वस्तु की क्रमबद्धता का अभाव रहता है। इससे समय सारणी की अवहेलना हो सकती है। इसमें अधिक उत्साही शिक्षकों की आवश्यकता होती है एवं इसके लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत होती है, तो इन्हें परियोजना विधि की सीमाएं भी कहा जा सकता है। भ्रमण विधि। अब हम समझते हैं कि भ्रमण विधि क्या होती है। शिक्षक की भ्रमण विधि शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष, मूर्त व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के सिद्धांत पर आधारित है। भ्रमण विधि से छात्रों को क्या होता है कि एक मूर्त ज्ञान मिलता है, वो देख करके समझते हैं। प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान न केवल स्थायी होता है वरन कल्पना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी प्रदान करता है। भ्रमण विधि को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, शिक्षा, इतिहास, वाणिज्य, प्रबंधन, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के शिक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विषयों में भ्रमण विधि का अधिक महत्व है। भ्रमण से तात्पर्य शैक्षणिक प्रवृत्ति के उस आयोजन से होता है जिसमें विद्यार्थी अपनी विद्यालयी परिस्थितियों से बाहर जाकर प्राकृतिक अथवा सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रत्यक्ष अवलोकन एवं निरीक्षण करके पाठ्यक्रम की किसी महत्वपूर्ण अंश का प्रत्यक्ष अध्ययन करते हैं। चूँकि भ्रमण आयोजित करने के बहुत से लाभ हैं। निरीक्षण करने की योग्यता का विकास होता है, कल्पना करने की योग्यता का विकास करना होता है, कक्षा कार्य का पूरक होना होता है, अनौपचारिक ढंग से शिक्षक करना, शिक्षण में नवीनता लाना यानी शिक्षण में नई नई चीज़ों का विकास करना, व्यक्तिगत गुणों का विकास करना एवं अभिरुचियों के विकास को प्रोत्साहित करना, ये भ्रमण विधि की प्रमुख विशेषताएं हैं। शिक्षण की एक प्रभावशाली विधि के रूप में भ्रमण की 4 प्रमुख सोपान हैं। पहला सोपान है भ्रमण की योजना बनाना, दूसरा है अनुवर्ती कार्यक्रम संपादित करना, तीसरा है भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, चौथा है भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन करना। यानी कि जब कहीं पे भ्रमण के लिए शिक्षार्थियों को ले जाना होगा तो ये पहले उसकी योजना बनाएंगे, नेक्स्ट उस कार्य जो भी हम वहाँ पे कार्यक्रम करने वाले होंगे उसे संपादित करेंगे, उसे समझाएं, उस कार्य को करेंगे। भ्रमण योजना का क्रियान्वयन करना, जो भी हमने योजना बनाई है उसको सुचारू रूप से उस योजना को संपादित करेंगे, क्रिया करेंगे। और भ्रमण आयोजन का मूल्यांकन करना, मतलब कि भ्रमण का जो आयोजन हमने जिस लिए किया है वह उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, यदि कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है, इसका मूल्यांकन करना होता है। अब हम समस्या समाधान विधि के विषय में समझते हैं। इस विधि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। इस विधि में शिक्षण करते समय शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने का प्रशिक्षण देता है। समस्या समाधान विधि में क्रियात्मक पक्ष पे जोर नहीं दिया जाता है। समस्या समाधान विधि में वैज्ञानिक विधि को 7 सोपानों में बांटा गया है। समस्या को चिन्हित करना, समस्या का विश्लेषण करना, संभावित समाधान प्रस्तुत करना, तथ्यों का संकलन करना, सही समाधान का सत्यापन करना और समस्या के अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना तथा इनका अनुसरण किया जाता है। पहले किसी भी समस्या को चिन्हित करेंगे, जानेंगे कि समस्या क्या है, फिर उसका विश्लेषण करेंगे कि क्यों है, क्या रीज़न क्या है, और फिर उस समस्या को कैसे समाधान किया जा सकता है ये जानेंगे। फिर जो भी समस्या समाधान करने के लिए आवश्यक तथ्य होंगे उनको समझेंगे और फिर उस संभावित समाधान को क्रियान्वित करेंगे। सही समाधान का सत्यापन करेंगे। फिर सही समाधान का सत्यापन कैसे होगा, ये देख कर कि हमारी जो समस्या है उसको
हमने हल कर लिया है, या अगर नहीं हुआ है तो कितना नहीं हुआ है, कैसे होगा, यही सत्यापन होगा। और समस्या के अंतिम समाधान को प्रस्तुत करना, और अगर नहीं हो पाता है या अगर कुछ कमी दोष रह जाती है तो उसका अंतिम समाधान निकालेंगे। तो समस्या समाधान विधि में हम इन चरणों का अनुसरण करते हैं। समस्याओं पर केंद्रित होना, क्रियात्मक पक्ष की अवहेलना करके विचार पक्ष पर जोर देना एवं अत्यधिक समय व श्रम साध्य होना इस विधि की प्रमुख सीमाएं हैं। इस विधि में ये विधि केवल समस्याओं पर केंद्रित होती है और इसमें करने वाले के पक्ष से अधिक विचार करना हो, काम करने से अधिक विचार करने के पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और यह अधिक समय भी लेता है और इसमें अधिक श्रम भी लगता है। तो ये इसमें विधि की प्रमुख डिमेरिट्स हैं, समसीमाएं हैं। नेक्स्ट विधि है निरीक्षित अध्ययन विधि। निरीक्षित अध्ययन विधि में विद्यार्थियों व शिक्षकों को निरीक्षण व निर्देशन में अपने अपने अध्ययन में मनन रत रहना होता है। निरीक्षित अध्ययन विधि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी योग्यता व स्वगति के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर देती है। वस्तुतः यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ज्ञानार्जन में स्वावलंबन तथा विद्यार्थियों की सक्रियता जैसे महत्वपूर्ण संप्रत्ययों पर आधारित है। निरीक्षित अध्ययन विधि के उपयोग से शिक्षक को विद्यार्थियों में शब्दकोश देखने, विश्वकोश व मानचित्रावली से आवश्यक सूचना ज्ञात करने व संक्षिप्त टिप्पणियां लिखने, मौन वाचन करने जैसे स्व अध्ययन के विभिन्न कौशलों में निपुणता विकसित करनी चाहिए। ज्ञानार्जन करने में स्वगति से आगे बढ़ना, क्रियाशील रहना, परीक्षा की तैयारी करना व स्वावलंबी बनना इस विधि की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो निरीक्षित अध्ययन विधि में क्या होता है कि शिक्षक होता है, निरीक्षण करता है, और जो छात्र होते हैं वह अपना अध्ययन खुद से करने की प्रैक्टिस, जैसे आजकल सेल्फ स्टडी का ज़माना है तो सेल्फ स्टडी पर अधिक जोर दिया जाता है। अब हमने 10 विधियों के विषय में पढ़ लिया है, जिसमें निरीक्षित अध्ययन विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि, परियोजना विधि, विचार विमर्श विधि, आगमन निगमन विधि और प्रदर्शन विधि है, और प्रयोगशाला विधि है। अब हम नेक्स्ट क्लास में टोली शिक्षण विधि, अधिक्रमिक अध्ययन विधि, दत्त कार्य विधि तथा अन्य विधियों के विषय में चर्चा करेंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।